Yes, good evening, ma'am, and it's so great that we are having you for the third time on our page now, and I'm so glad Thank to. you. Thank you so much. So, for my audience who are new as well as who have been following me for a longer time, she's Dr. Jyoti Sangle. She's a consultant psychiatrist. She's a HOD at Holy Spirit Hospital, Andheri, and a visiting psychiatrist at Dr. L.H. Hiranandani Hospital, Powai, and Indian Institute at IIT Mumbai too. This is the thing which has changed from last time. That's amazing, ma'am. I didn't know this. Thank Great. you. Yes. So the Hmm. thing is, whenever we have had a talk, initially we had a talk of dementia. We have always had a very deep talk, and it has been very insightful for me also, and for people who are having patients at home of dementia caregivers as well. So today, one more thing which is very much seen right now, as I'm myself doing MPhil, I have seen so many patients of OCD that it's like ये OCD अभी अभी बढ़ा है कि it has always been a thing which was there but people were not bringing it out because it's somewhere the theme of shamefulness has come in OCD. Even till now, if I take 2-3 sessions, then I think the patient will open up to me that ma'am मुझे ऐसा ऐसा feel हो रहा है इसलिए मैं ये कर रही हूँ. So I feel that So it is both. It is both. Ki one, it has definitely increased because okay, in general the incidence of anxiety has increased, and OCD is a type of anxiety. Okay, so the incidence of OCD has increased. The prevalence of OCD was always there. People are more open to talk about it. So ऐसा नहीं है कि बढ़ा नहीं है, बढ़ा भी है. आई वुडंट से कोविड के कारण ही बढ़ा है, लेकिन कोविड के दौरान जो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ी है, जिसके कारण लोग सामने आए हैं, जिसके कारण ओसीडी ज्यादा डायग्नोज हो रहा है. पहले वो पर्दे में रहता था. तो दोनों चीजें हैं, बढ़ी भी हैं और जिनमें थी वो बेझिझक बोल भी रहे हैं. और ये भी है कि कोविड के कारण भी थोड़ा सा ओसीडी बढ़ा है, एंड ऑल्सो कि ओसीडी होने के कारण भी बढ़े हैं. सो okay. हर तरह से ओसीडी हैज इंक्रीज्ड. OCD has increased in all the ways. Understood. बट जब हम ओसीडी की बात करते हैं देन हमने एक चीज देखी कि ओसीडी ने मैंने जैसे जब तक अपने एक्सपीरियंस से देखा है ओसीडी को कोई प्राइमरी डिसऑर्डर की कोमोबिडिटी में भी देखा है. ओसीडी इटसेल्फ इज अ डायग्नोसिस समटाइम्स कि कभी डिप्रेशन के साथ आ रहा है, कभी साइकोसिस के साथ आ रहा है, कभी अपने आप ओसीडी एक चीज आ रही है. तो हम जब सिम्टम्स की बात करते हैं कि हाँ इस बंदे में ओसीडी है, इस बंदी में ओसीडी दिख रहा है, देन व्हाट डू वी से दैट बेसिक जो हम सिम्टम्स से हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये मेन क्राइटेरिया है, इसका मतलब हम ओसीडी बोल सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? सी ओसीडी बेसिकली इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. मतलब उसमें ऑब्सेशन है, उसमें कंपल्शन है, और ये दोनों चीजें आपकी डेली लाइफ में इंटरफियर कर रही, तभी वो डिसऑर्डर कहलाएंगे. तो आपको जैसे ओसीडी का मतलब क्या है कि आपको कोई रेपिटेटिव थॉट है, या मतलब विचार, या कोई आवाज है विच इज एन ऑडियो क्लिप, या कोई इमेज है कि आपको कुछ दिखाई देता है बार बार, किसी तरह का चित्र या किसी तरह का आपने कुछ देख लिया है, वो आपको बार बार आपके आंखों के सामने से गुजरता है. या आपको कोई म्यूजिक का क्लिप हो सकता है जो बार बार आपको सुनाई देता है, या कोई रिचुअल हो सकता है. तो ये जब रेपिटेटिव होता है, रेकरेंट होता है, मतलब बार बार होता है लाइक अ टेप, और कई बार होता है, और आपको ये पता चलता है कि मैं इससे परेशान हो रहा हूँ, ये मेरा खुद का विचार है, मेरे खुद के दिमाग की उपज है, लेकिन मैं इसको रोक नहीं पा या रोक नहीं पा रहे. तो एक जुनून की तरह आता है कि आपका मन उससे चारों तरफ से जकड़ लिया गया है, लेकिन आप उसको वो जकड़न तोड़ नहीं पा रहे. अंडरस्टूड. तो ये अब आपको रोज सुबह पूजा करने की आदत है, वो ओसीडी नहीं है. लेकिन बाय चांस आप वो पूजा के जो रिचुअल्स हैं उसमें कोई सीक्वेंस चेंज हो गया,
या आप बहुत जल्दी में है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन आपने शॉर्ट में पूजा कर ली जिसके कारण आप दिन भर परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं यह बॉर्डर कर रहा है। आप रोज पूजा कर रहे हैं, वो ओसीडी नहीं है, लेकिन आप उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उसमें कहीं पे ऑब्सेशन का या जुनून का पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा अंश होने का पॉसिबिलिटी है। एंड कंपल्शन इज कि आपकी ये जो ऑब्सेशन है या आपकी ये जो जकड़न है, इसको तोड़ने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, नहीं तो आप बहुत तड़पने लगते हैं या बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, या मराठी में बोलते हैं तड़फड़ने लगते हैं। या उस टाइम पे आप इतने रेस्टलेस हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि आप और कोई काम नहीं कर सकते जब तक उस जुनून को या उस ऑब्सेशन को तोड़ने के लिए आपके दिमाग में जो आया है वो आप करना ले। जैसे कि वही एग्जाम्पल अगर मैं लूं कि आपने शॉर्ट में पूजा कर ली, तो जब तक आप घर जाके डिटेल में फिर से पूजा ना कर लें, तब तक आपको चैन नहीं पड़े। या आपका कुछ है कि मेरे को चलते टाइम, घर से निकलते टाइम मेरे को लॉक चेक करना है, गीजर चेक करना है, गैस चेक करना है, आपको इतनी उलझन हो जाए कि आपको वापस जाके वो चेक किए बिना तक आपको शांति ना मिले। तो ये जो एक्शन होता है, ये जो विवशता होती है, ये जो बंधन होता है कि उस ऑब्सेशन से या उस जुनून से मुक्ति पाने के लिए आपको जो एक्शन करना पड़ता है, उसको कंपल्शन। तो ये जब दोनों आपको दिखाई दे तो उसको ओसीडी कहा जाता है। और डिसऑर्डर वो तब होता है जब वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरफियर कर रहा है, जब आपकी नींद से इंटरफियर कर रहा है, आपकी बुक से इंटरफियर कर रहा है, आपके फंक्शनैलिटी से इंटरफियर कर रहा है, तब उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। सो उसको लाइक इंग्लिश में हम ओसीडी बोलते हैं, हिंदी में आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, बट इंटरनेट सेज कि उसको मनोग्रसित बाध्यता विकार बोलते हैं या जुनूनी बाध्यता विकार बोलते हैं। तो जो मन आपका जिस चीज से जकड़ा गया है या जिस चीज का आपको जुनून है, जो आपको आपका काम करने से बाध्य करती है, उस डिसऑर्डर को ओसीडी कहते हैं। अंडरस्टूड। सो इसमें भी है, जैसे कि मैं जैसे कि अभी फिलहाल व्हेन हम असेसिंग ओसीडी, जैसे आपने जो सिम्टम्स बोले, तो ओसीडी में मैंने जैसे देखा कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसके भी लेवल्स होते हैं। सो द थिंग इज टू ऐड टू इट, जैसे कि आपने एक चीज बोली पूजा करने वाली, देयर वाज अ पेशेंट जो हर चीज को रीड कर रहा है, समझ नहीं आया, वापस रीड कर रहा है, वापस रीड कर रहा है, रेपिटेटिव पैटर्न। एंड एक पैराग्राफ जो वो उसकी उम्र की 25 एज के अकॉर्डिंग वो 5 मिनट या 2 मिनट में रीड कर रहा है, उसको 2 घंटे लगते हैं उसे रीड करने में बस। So that was a very severe case of OCD, and just rereading it again was a compulsion for the anxiety. तो somewhere आपने जैसे बोला कि वो जो विचार की वजह से जो एंजाइटी हो रही है उसे कम करने के लिए हम कंपल्शन एक्ट करते हैं बेसिकली, राइट? करेक्ट। इसको सो ये कंपल्सिव एक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने पढ़े हैं कि वॉशिंग हो सकते हैं, क्लीनिंग हो सकते हैं, देयर आर वेरियस तो काइंड ऑफ। बेसिकली ऑब्सेशंस के वेरियस टाइप्स होते हैं, क्लीनिंग हुआ, चेकिंग हुआ, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स हुए। बेसिकली उसका अंडरलाइंग फैक्टर इज पैथोलॉजिकल डाउट। तो आई स्टिल रिमेम्बर हमारे जो प्रोफेसर थे, उन्होंने हमको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था कि आप आटे का गोला लेते हो, आप रोटी बनाते हो, आपको लगता है ये गोल नहीं बनी, आप फिर आटे को वो करते हो, फिर बेलते हो, फिर वो गोल नहीं बनी, आप फिर बेलते हो। तो इस लेवल का जो डाउट होता है उसको पैथोलॉजिकल डाउट बोलते हैं। तो आपने साफ कर लिया, आपको लगता है मैंने इनफ साफ नहीं किया, जर्म्स अभी भी रह गए। आपने चेक कर लिया, आपको लगता है चेक नहीं हुआ। आपने नोट गिन लिया, आपको लगता है मेरे को फिर से गिनने पड़ेंगे। आपने रीड कर लिया, आपको लगता है मेरे से कुछ छूट गया होगा, मेरे को फिर से रीड करना पड़ेगा, मैंने इनकरेक्ट रीड किया होगा। आपको लगता है मैं चलते टाइम अगर ऑल्टरनेट टाइल पे नहीं चलूंगा तो किसी को कुछ हो जाएगा। तो बेसिक अंडरलाइंग फैक्ट इज पैथोलॉजिकल डाउट। अब ये रिलीजियस हो सकते हैं, ये सेक्सुअल हो सकते हैं, ये क्लेanलीनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, ये चेकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। एंड आजकल वी आर सीइंग अ वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ sexual obsessions and a very high incidence of suicidal obsessions. Understood. Okay. ये दोनों is on the rise. On the right. So अब And जब so basically uh,
थीम उसका कुछ भी हो, और थीम हर इंडिविजुअल में वेरी ऑनेस्टली अलग अलग होता है. कोई दो people having OCD will never have the same obsessions. चाहे वो cleanliness हो, चाहे वो होर्डिंग हो, चाहे वो चेकिंग हो, लेकिन कोई दो आपको क्लीनिंग एज अ थीम मिल जाएगा, बट दोनों का क्लीनिंग कभी सेम नहीं रहेगा. राइट. कोई बर्तन धोने के लिए करेगा, कोई कपड़े धोने के लिए करेगा, कोई बाथरूम धोने के लिए करेगा. तो सबका अलग हो सकता है. तो एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्सेशंस and so a different set of compulsions. Very true. This one where I got a patient mother कि पूरे टाइम अपने आप को साफ रखती लेकिन रूम साफ रखती ही नहीं है. So they were trying to compare it everywhere. Correct. So mild, moderate, severe is according to how much it's interfering in your life. Understood. Mild, moderate, severe is not as per symptoms. Yes, it is as per symptoms. कि हम लोग देखते हैं कि but symptoms also are graded on the basis of interference with your normal life. Understood. So जैसे कि आपने अभी दो चीजें बोली, सेक्सुअल और सुसाइडल ऑब्सेशंस फिलहाल बहुत हाई पे है एंड वो दिख भी रहे हैं. और ये चीजें ना ऐसी है कि जहाँ पे आपने बोला कि ब्रेन पैथोलॉजिकली बहुत प्रूव्ड है कि ओसीडी इज हैविंग अ न्यूरो एनाटॉमिकली कॉज आल्सो. बट यही बात आती है पेरेंट्स में कि नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, ये ऐसी चीजें नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, इसको सब विचार कर रहा है, कोई और काम नहीं कर रहा है इसलिए विचार कर रहा है. बट वी आर सीइंग दैट देयर इज अ ब्रेन फिजियोलॉजिकल चेंज आल्सो, दैट जहाँ पे हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स के चेंज दिखते हैं, हमें ब्रेन की रसायनों के चेंज दिखते हैं. तो जब हम ओसीडी के पेशेंट्स की केयर गिवर्स के साथ बात करते हैं जनरली, तब अभी मैं ये लेवल पे साइको एजुकेशन करके कुछ सीखी हूँ. मुझे पहले साइको एजुकेशन का आइडिया ही नहीं था. तो यही पहले साइको एजुकेट करते हैं कि ये कर नहीं रही है, ये एक रसायन का चेंज हुआ है, या फिर तो वो बोलते नहीं काम करने के लिए नहीं कर रही है, ये काम नहीं करना उसको, इसे नाटक कर बहाना है, काम से बचने के लिए कर रहे हैं. बहाना है. तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ हम बोल सकते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, या फिर इंसान की पर्सनालिटी, या फिर न्यूरो एनाटॉमिकल, तीनों चीज हो सकती है कि एक सिर्फ न्यूरो एनाटॉमिकल हो सकती है, कभी कभी पर्सनालिटी के वजह से भी हो सकती है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? It is always a combination of nurture and nature. हाँ, ओके. कोई भी साइकोलॉजिकल इशू हो, कोई भी, इट डजंट हैव टू बी ओसीडी, कोई भी साइकोलॉजिकल इशू हो, कभी सिर्फ एक कारण से नहीं होता. इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. प्रपोर्शन सबका अलग अलग होता है. किसी में सब्सटेंसेस होते हैं, अल्कोहल हुआ, वीड हुआ, किसी में जेनेटिक्स होता है, किसी में फैमिली एनवायरनमेंट होता है. प्रपोर्शन चेंज होता है. किसी में बिल्कुल सब्सटेंसेस नहीं होता है, लेकिन एक ही फैक्टर से कोई भी चीज हो रही है ऐसा कभी नहीं होता. बट ये सही है कि रासायनिक चेंजेस या न्यूरोकेमिकल चेंजेस इन द ब्रेन इज द अंडरलाइंग पैथोलॉजी. कि सेरोटोनिन का इम्बैलेंस हो रहा है जिसके कारण ओसीडी हो रहा है. नाउ सेरोटोनिन का इम्बैलेंस कैन बी बायोलॉजिकल, could be stress induced, could be substance induced, could be genetic, could be environmental. And in OCD you will usually find a very huge component of learned behaviors. कि अगर आप उनका फैमिली हिस्ट्री देखोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कोई ना कोई पेरेंट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट समथिंग इन सम वे. आप कहीं ना कहीं देखोगे कि कहीं ना कहीं से उन्होंने वो बिहेवियर अबाउट being very sure, yeah, there is someone in their life who has mattered to them, who has suffered from some level of pathological doubt. या आप देखोगे कि उनको बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश की गई है. तो इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक फ्री, कि मैं वो कंट्रोल से रिवोल्ट करने के लिए मैं खुद के लिए मैकेनिज्म्स क्रिएट करता हूं, और कई लोगों को उसके कारण ओसीडी होता है. So there are many factors which are psychological, physiological, environmental, which together in combination play a role. It is never that only one factor. But yes, अगर मैं as a psychiatrist, not as a psychologist, तो मैंने जो तेरे को आंसर दिया that is more as a psychologist. But as a psychiatrist, if I have to look at it, yes, it is a serotonin abnormality. I have to correct the serotonin. Understood. So it is as simple as that. But by just correcting the serotonin, मेरा OCD कभी ठीक नहीं होता है, because OCD is always
I have to always do medicines with therapy. Only the medicines will never help OCD. वेरी ट्रू. जैसे आपने एक चीज बोली हैबिट फॉर्मेशन की, ये बहुत देखा है. अभी द थिंग इज, बच्ची आई है, नाउ द चाइल्ड इज हैविंग ओसीडी फ्रॉम फर्स्ट, बट अभी अभी तक चाइल्ड हैज सडन मेंस्ट्रुएशन, 18 इयर्स में मेंस्ट्रुएशन चालू हुआ है. सो द क्लीनलीनेस थिंग हैज इंक्रीज. अभी 28 इयर्स की है, 10 साल माँ ने बोला कि नहीं ये कुछ भी चल रहा है, ऐसे अपने आप कर रही है. अभी ओसीडी 10 साल बढ़ता गया और अभी हैबिट फॉर्म हो गई है कि अभी उसको हम दवाई भी दे रहे तो भी वो ठीक नहीं हो रहा है, बिकॉज वो हैबिट ही But that's form a learned behavior, right? It's a learned exactly. behavior. So वो जब तक थेरेपी नहीं होएगी, जब तक she doesn't realize कि इसको करने का और कोई तरीका है which is equally legitimate, which is equally clean, कि उसको जब तक उसको तुम एक्सपोजर करके उसको वो दिखाओगे नहीं कि ऑल्टरनेटिव मेथड भी ठीक है और प्रूव नहीं करोगे, तब तक वो रिजिडिटी जाती नहीं है. बिकॉज ओसीडी में पैथोलॉजिकल डाउट के साथ रिजिडिटी बहुत रहती है. अंडरस्टूड. सेकेंडली, अभी ये जो हमारे ऑडियंस है, दे ऑल्सो, सम ऑफ देम आर आल्सो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स. तो अभी एक डाउट जो मैंने अभी आप पहले बोल रहे थे कि एक ऑडियो, ये मैं पहले एड्रेस करने वाली थी बट आई मिस्ड इट, कि कभी कभी एक ऑडियो भी प्ले होता है. सो मैम ये एक डाउट है कि ऑडियो प्ले होना मतलब सिर्फ माइंड में वापस वापस प्ले होना कि सुनाई देना? दिस टू डिफरेंट थिंग्स. कि that if you can hear a sound or hear a noise here, then you have to differentiate it with an hallucination. Understood. But if it's within your head, if it's within your head, it can be an obsession. So even we as psychiatrists make that difference. So हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि ये जो तुम्हारी आवाज है या जो तुम्हारा थॉट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाहर से आ रहा है कि अंदर से आ रहा है. जैसे तुमको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, कैन यू हियर दैट एक्सटर्नली लाइक यू कैन हियर मी? वेरी ट्रू. दैट इज द फर्स्ट थिंग. इफ दे से नहीं है, अंदर से है, देन वी आस्क द ओसीडी का क्वेश्चन. इफ दे से कि नहीं है, बाहर से आ रही है, देन वी अगेन आस्क क्वेश्चंस लाइक मेल वॉइस है कि फीमेल वॉइस है, राइट ईयर में ज्यादा है कि लेफ्ट ईयर में ज्यादा है. सो देन वी अगेन ट्राई टू ब्रेक इट, बिकॉज डायग्नोजिंग अ पर्सन साइकोटिक is it's a level up. So we are trying to still save the person from the diagnosis of psychosis as far as we can. True. So ये बस एक मुझे डाउट था कि हमें ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है इन द फर्स्ट स्टेज, कि चीजें बाहर से है, अंदर से भी है, तो साउंड है या फिर सिर्फ मन में है. अगर अभी ये फर्स्ट पर्सन भी आ गया है कि अंदर से भी आवाजें आती है, ऑर्गन्स बोलते हैं, इट गोज टू साइकोटिक लेवल. वेरी ट्रू. नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी जैसे हमने बात की केयर गिवर की, तो हमने डिमेंशिया में बहुत ज्यादा केयर गिवर्स पे फोकस करा था कि मेरे पास केयर गिवर्स आ रहे हैं जो मुझे डिमेंशिया के साथ साइकोसिस या मेनिया के भी केयर गिवर्स आ रहे हैं कि मैडम मुझे ही अभी तकलीफ हो रही है, मुझे ही डिप्रेशन आ रहा है. कि क्या ओसीडी में भी केयर गिवर्स का इतना डिस्ट्रेस लेवल हो सकता है? Yes. Is there? Of course, what happens is in illnesses like dementia, caregivers के जो डिस्ट्रेस है वो ज्यादा ऑब्वियस होता है, बिकॉज तुम देख सकते हो. ओसीडी में जो केयरगिवर्स का डिस्ट्रेस लेवल होता है वो उतना विजिबल नहीं होता है, क्योंकि बाय इटसेल्फ ओसीडी इंटरनल है. नाउ द केयरगिवर इज सफरिंग बिकॉज द ओसीडी पर्सन इज नॉट फंक्शनल, बट देयर इज वेरी लिटिल. केयर गिवर को ओसीडी वाले के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है या अपनी जिंदगी रोकनी पड़ रही है, ऐसा कम होता है. देयर आर मेनी हु से कि जब तक ये हो, दे डू नॉट लेट, मतलब मेरा जब तक ये नहीं होगा तब तक नोबडी कैन गो आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि तुम लोगों को कुछ हो जाएगा. होता है, वो लेवल का ओसीडी भी होता है. सुइसाइडल ऑब्सेशंस में इट इज वेरी स्कैरी फॉर केयर गिवर्स टू लीव द हाउस. But dementia is it's just too obvious. कि मतलब the person is completely dependent on you. OCD के caregivers का distress उतने लेवल पे visible नहीं होता है. But it is now suppose मेरे घर में एक बाथरूम है और मेरे को क्लीनिंग का ऑब्सेशन है और मैं बाथरूम में 2 घंटे हूँ, मेरे आगे पीछे कोई ऑफिस नहीं जा सकता. वेरी ट्रू. ये सुना है मैंने, बहुत एविडेंट है ये. नहीं जा सकता है. सपोज अभी मेरे को, हम लोग सब लोग किसी ट्रिप के लिए निकल रहे हो, किसी को चेकिंग का ऑब्सेशन है, हम कहीं टाइम पे नहीं पहुंच सकते.
आप कस्टमर के सामने बैठे हो, आप नोट गिने जा रहे हो, कस्टमर बोलेगा तुमको ट्रस्ट नहीं है मेरे, नहीं है। So there are many things of this kind which it is not easy for caregivers, but इतना दिखाई नहीं देता है. Sexual obsessions में caregivers can't step out of the house because they're so scared कि पीछे से a person should not have a compulsive act which is undoing a sexual obsession. So it's not easy on caregivers. True. For sure. तो ये जब मेरे पास आता है ना एज ए साइकोलॉजिकल लेवल में जैसे बोलूं, तो ये जब कैरियर्स का क्वेश्चन आता है कि मैडम मेरे को तो रहना ही नहीं है, मेरे को इस लेवल का क्वेश्चन आता है कि दे हैव सुसाइडल ऑब्सेशन, आइडिएशन आ जाता है कि मैम मुझे नहीं रहना है, मैं थक गई हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड विद दिस पेशेंट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे That's उसको what भी is ठीक called caregiver burnout, no? It is called caregiver burnout. But मुझे वो it भी is नहीं difficult. चाहिए, मैं उनको खुद का भी लाइफ नहीं चाहिए, वैसा वाला हो जाता है. तो So अभी what happens is usually आजकल जब थेरेपी के लिए भेजा जाता है तो यूजुअली इट इज सेड कि पहले पेशेंट को देखा जाता है, क्लाइंट को देखते हैं, देन वी स्पेशली इन बियॉन्ड माइंड, मतलब मॉडरेट टू सिवियर ओसीडी में फॉर श्योर फैमिली थेरेपी के सेशंस होते हैं और फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है, फैमिली को एजुकेट किया जाता है, फैमिली से उनकी रेडीनेस पूछी जाती है कि तुम किस लेवल तक ट्रीटमेंट में कंट्रीब्यूट करने को तैयार, तुम किस लेवल तक हमको सपोर्ट कर सकते हो, इतना इतना अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, इतना इतना इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. If you are ready to stop your individual life for the next 2 to 3 years, then you may get more results. So it's a give and take. It's unfortunate, but it is a give and take. So कई बार ऐसा होता है that the family reacts. तो जितना थेरेपी में काम किया है उससे हम 2-3 महीने पीछे चले जाते. So it's give and take. तो आजकल family therapy और psycho education as you mentioned, or rather depending on the kind of obsession, involving the family in the process of psychotherapy is becoming more and more relevant. तो ये जो अभी साइकोथेरेपी का बात हो रहा है कि साइकोथेरेपी एज वेल एज मेडिकेशन, पेशेंट के पर्सपेक्टिव से अगर ब्रेन पैथोलॉजी आप बोल रहे हो कि अगर ओसीडी आया है इसका मतलब ब्रेन में चेंजेस हुए हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स में, रसायन में चेंजेस हुए हैं, तो इसका मतलब हमें मेडिकेशन तो देनी पड़ेगी. दैट्स द फर्स्ट थिंग वी हैव टू गो विद अराउंड. सेकेंड थिंग थेरेपी, पेशेंट को मेडिकेशन के साथ थेरेपी भी देनी पड़ेगी, बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू ऑल्सो सी दैट द फैमिली, द केयरगिवर इज ऑल्सो गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ अटेंशन एंड थेरेपी, बिकॉज वहां पे भी स्ट्रेस दिख रहा है. क्योंकि फैमिली थेरेपी ये चीज पहले नहीं इतना देख रहे थे, बट अभी मैं जब देख रही हूँ उतना डिस्ट्रेस लेवल, वी थिंक दैट इट शुड बी देयर. यस. So secondly, अभी जब you have talked about two sexual obsession and suicidal obsession, which is the main crux now. जब हम डिस्कस कर रहे थे मैम के साथ, तब हमने कोविड की बात करी थी. तो मैंने ये इसलिए कोविड की बात करी बिकॉज सुसाइडल ऑब्सेशन जो मैंने कोविड में देखा, इट वॉज मेजरली कि अभी जो पेशेंट्स देख रही हूँ उनके से अभी भले बाहर आ रहे हैं आफ्टर 3 to 4 years ऑफ कोविड, बट उस टाइम बोले कि पापा गुजर गए थे उस टाइम पे, या फिर घर में कोई गुजर गया था, उसके बाद मुझे लगने लगा कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे लगने लगा कि मेरी भी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, ये हो रहा है. तो मैंने इसलिए मुझे लगने लगा कि मुझे ऐसे थॉट्स आने लगे कि मैं खुद को कुछ कर दूंगा या फिर मैं खुद को हार्म कर दूंगा, ऐसे थॉट्स आने लगे. तो ये चीज मैंने पूछा कि आपको कुछ करना है, मैंने बोला, वो बोलते मुझे करना नहीं, मुझे विचार आ रहा है कि मुझे कुछ करना है, कि मुझे डर लग रहा है उस बात से, उनको डर लग रहा है कि वो उसको कुछ कर देंगे. सुसाइडल आइडिएशन में मैम उल्टा ही होता है कि मुझे कुछ करना ही है, डेफिनेटली मुझे मरना है, आई डोंट वांट टू लिव. सो आर यू सीइंग दिस थिंग्स बोथ इक्वली राइट नाउ इन ओसीडी? It's very difficult to kind of categorize the two. Yes, there are. I would say the two are different. So what the suicidal obsessions that I was talking about is literally post-COVID and otherwise also. It is literally like in Hindi we say, it is a junoon. Ki I want to harm myself. It's self-harm obsessions rather than suicidal obsessions. Okay. I want to harm myself to get a release of emotions.
And that is becoming an obsession, especially in the younger generation. It is more of self-harm than completed suicide. Suicide, right? Right? And the other thing is inability to cope. So that is, life is not worth living like this. That is a different thing. That goes in a depressive spectrum. Very true. Whereas what we are seeing, especially in the younger generation, is more of self-harm obsessions, more as a release for emotions. And that's literally like an obsession. It's almost like an obsessional wave. Understood. So yeah. I would not call it, I think the word term which I used would not be appropriate. It would be more of self-harm obsessions rather than suicidal obsessions. Okay. If we are talking about suicidal obsession, what do you exactly mean by suicidal obsession if we are talking about suicide? Then it is an obsession basically as a thought in which it is, unless I do an act, I follow a plan towards completed suicide, I will not be able to be at peace. Peace, okay. And this becomes repetitive while realizing that it is irrational. So it's a recurrent, intrusive, repetitive thought, which I realize is my own, it's egocentric. I also know it is irrational, so I'm preventing myself from acting on it. But I know that it is irrational, so I'm trying not to act on it. I'm coming for help. And when not but the realization of it being irrational exists. Is there, right? And trying not to act on it makes the person too exhausting. कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यही चीज नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे मरना है लेकिन मुझे जीना है. I want to die, but I want, it's very confusing and that's a very sad condition. So when we are talking about OCD, उसमें depression majority time secondary diagnosis दिखता ही है mild depression का, कि जहाँ पे इंसान, you know. So now what can happen is you can have OCD with secondary depression, or you can have depression with obsessive features. Obsessive compulsive disorder. Sure. So in these cases also, whether suicidal obsessions and all, do you think medication and therapy management totally changes? Because suicidal ideation को जैसे अगर हम suicidal obsession या self-harm obsession को treat करेंगे, तो we are kind of even reinforcing their thoughts कि हाँ तू कुछ कर लेगा, तो वो और बढ़ जाता. Not really. Pharmacotherapy anyway is tailor-made for each person. So pharmacotherapy का कोई set molecule या doses नहीं है. We of course have कि पहले ये try करो, फिर ये try करो, फिर ये try करो, but each person का prescription is basically based on the clinical judgment for that person in that point in time. Even therapy, I am sure, is extremely tailor-made to each person. Even if I'm doing CBT, I am not doing 3 basic sessions of cognitive triad and this and that, ho gaya mera CBT. Each CBT program for each client is tailor-made. So, जो जिस तरह के symptoms लेके आएगा, उस time पे the proportion of your crisis management versus your supportive management versus your CBT ka proportion will keep on changing. So it's a very clinical judgment जो आप at that point लेते हो. लेकिन yes, the moment we see a risk to life, then crisis management becomes more important. When it is a risk to mental health, we are still able to be one tier lower. But when it's a risk to help, it is crisis management. Crisis management. So for that, firstly, very important thing, differentiation of the illness. क्या है? Is it OCD या depression? Depression है तो अब suicidal ideation है, OCD तो suicidal obsession है, वो सब करना बहुत जरूरी है. And then accordingly, we have to go ahead with the therapy and the treatment that we have learned through this session. Yes, ma'am. So the thing is, it was, firstly, I've always been very privileged to have you on my page. Always very privileged कि आपसे बहुत सीखने मिलता है, आपसे बहुत अवेयरनेस मिलती है. एंड ऑन पर्सनल लेवल जब मैंने इंटर्नशिप भी, सबको पता नहीं, मैंने आपके अंडर 2 से 3 बार महीने के लिए इंटर्नशिप्स की है, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट. I learned the way you see patients and you have the
Like the attitude towards patients is amazing, cooperative, amazing. So it's Thank you. again a very big thing for me to have you on the page. And today also we learned a lot about OCD, about majorly about after COVID, the changes in OCD. And I would always approach you if in future I would have any other sessions, I will approach you. Thank you so much, ma'am, for today's session. Yes, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am. bye.